हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका करियर क्लासेस बाय प्राची। तो आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें हम देखेंगे कि साइकोलॉजी का क्या अर्थ होता है, इनकी क्या राय है और इनकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या महत्व है और क्या प्रकृति है। इस वीडियो में हम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रिलेटेड सारे क्वेश्चन और सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। अगर आपको तब भी कोई डाउट्स है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हम दोबारा आपके लिए कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करें। वैसे एमएड के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने को हैं 19 जनवरी से, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अगर आपको नोट्स की नीड्स है तो आप हमें कमेंट्स करके आप नोट्स पीडीएफ में ले सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे हमारी टीम। तो स्टार्ट करते हैं हम साइकोलॉजी। मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों साइकिस और लोगोस से लिया गया है। मनोविज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों से लिया गया है। कौन सा? साइक और लोगोस से। साइक का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान। मतलब जो साइक का मतलब होता है, साइक मतलब क्या होता है कि आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है कि विज्ञान, जिसका मतलब है मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान। साइक आत्मा, लोगोस विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। इस प्रकार मनोविज्ञान का सबसे पहले आत्मा का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में समझा गया है। विलियम जेम्स 1892 में मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान कहा है। 18वीं शताब्दी में, मतलब कि जो आपके विलियम जेम्स हैं, अगर आपको इनके नाम नहीं याद होते हैं तो मैंने इनके वीडियो शॉर्ट में भी डाल रखे हैं कि मनोविज्ञान का, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान किसने कैसे कहा है। तो कुछ ट्रिक्स से मैंने उसको भी अपलोड कर दिया है, तो आप उसको, मैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो 18वीं शताब्दी में जो विलियम जेम्स थे, उन्होंने 1892 में मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान कहा था। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। मतलब कि जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, जो मनोविज्ञान है उसको क्या कहा, चेतना का विज्ञान कहा। 18वीं शताब्दी में क्या कहा था कि ये मानसिक मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान है, मतलब कि मानसिक मनोविज्ञान है। और आधुनिक मनोविज्ञान में मनोविज्ञान को क्या कहा, चेतना का विज्ञान है, उसको परिभाषित किया गया। जेम्स सुली ने मनोविज्ञान को आंतरिक संसार का विज्ञान कहा। और जो जेम्स सुली है 1884 में, उन्होंने मनोविज्ञान को आंतरिक संसार का क्या कहा, विज्ञान कहा, आंतरिक संसार का विज्ञान कहा। किसको? मनोविज्ञान को। विल्हेल्म वुंट 1892 ने मनोविज्ञान को उस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया जो आंतरिक अनुभवों का अध्ययन करता है। आंतरिक अनुभव मतलब कि अंतर के अनुभवों का जो ज्ञान करता हो उसको हम आंतरिक अनुभव कहते हैं। लेकिन चेतना के 3 स्तर होते हैं। चेतना के कितने स्तर होते हैं? 3। कौन कौन से? जागरूक, अचेतन और अचेतन। इस प्रकार यह परिभाषा भी कुछ लोगों द्वारा अस्वीकार कर दी गई। मतलब कि विल्हेल्म वुंट ने क्या बताया कि आंतरिक अनुभवों को भी, मतलब कि मनोविज्ञान में आंतरिक अनुभव का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है, पर इसको 3 भागों में परिभाषित किया गया, जागरूक, अचेतन, अवचेतन। इस प्रकार कुछ जो भी आपके वैज्ञानिक, उन लोगों ने क्या किया, इसको अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार मनोविज्ञान ने पहले तो अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन, फिर अपनी चेतना को भी खो दिया। पहले आत्मा कैसे? पहले मनोविज्ञान को बताया गया कि आत्मा का विज्ञान है, फिर बताया कि मन का विज्ञान है, फिर बताया गया कि चेतना का विज्ञान है। तो क्या है, अभी तो ये तीनों चीजें इसने खो दी। वर्तमान में केवल उसका व्यवहार बचा है। वर्तमान में मतलब कि आज उसको किस, साइकोलॉजी को किससे जाना जाता है, मतलब कि मनोविज्ञान को किससे जाना जाता है, व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान में केवल उसका व्यवहार बचा है। विलियम मैकडूगल ने 1905 ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। डब्ल्यू.वी. पिल्सबरी 1911 और जे.बी. वॉटसन 1912 में भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। मतलब कि जो ये 3 लोग हैं, इन्होंने क्या बताया, कौन कौन? पिल्सबरी, डब्ल्यू.वी. पिल्सबरी, वॉटसन और विलियम मैकडूगल। इनके नाम याद करने के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई होप कि बहुत ईजिली आपको लर्न हो जाए। तो इन तीनों लोगों ने क्या कहा कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। नेक्स्ट हमारा, इसलिए मनोविज्ञान को मनुष्यों के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब इनका कहना यह था कि मनोविज्ञान को किसके रूप में प्रयोग करना चाहिए, मनोविज्ञान को मनुष्यों के व्यवहार और अनुभवों के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। अब हमारे कुछ साइंटिस्ट के अनुसार, क्रो के अनुसार
मतलब क्रो और क्रो ने क्या कहा मनोविज्ञान को? मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मतलब कि जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो क्या है? मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। अब हम देखते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, अगर आपका टॉपिक आता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है और इसको किस लिए प्रयोग किया जाता है, इसकी स्टडी से क्या है, तो वो भी हम इसमें बात करेंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के निष्कर्षों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया जाता है। मतलब कि शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के निष्कर्षों के शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया गया है। मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब कि जो मनोविज्ञान है उसको किसके क्षेत्र में लागू किया गया है? शिक्षा के, एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में। दूसरे शब्द में कहा जा सकता है शैक्षिक मनोविज्ञान का तात्पर्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों, निष्कर्षों, तकनीकी और अन्य स्रोतों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करके शिक्षा संबंधी समस्याओं जैसे कि शिक्षण, अधिगम और कक्षा प्रबंधन के समाधान ढूंढने से है। मतलब कि इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षा में हमें किसकी ज़रूरत होती है? अधिगम। अधिगम मीन्स लर्निंग। तो जो मनोविज्ञान है वो क्या है कि शिक्षा संबंधी समस्याओं जैसे कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि शिक्षण अधिगम मतलब कि जो टीचिंग्स आपके जो लर्निंग है और कक्षा प्रबंधन जो आपके प्रबंधन है उसको ढूंढने में जो समस्या उत्पन्न होती है उसको ढूंढने में जो सहायता प्रदान करते हैं, कौन करते हैं? मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मतलब कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो थे उनको शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, अगर वन वर्ड में आंसर पूछ लेता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कौन है तो आप बता सकते हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, ये आपके वन वर्ड में एक लाइन का या 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं, किसके अनुसार? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे। पहला है आपके स्किनर क्या कहते हैं? शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। शिक्षण मीन्स एजुकेशन, अधिगम मीन्स लर्निंग से संबंधित है। वो किसने कहा है? स्किनर ने। स्किनर का कहना है कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, वह क्या है? शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। अब आते हैं हमारे पील जी। पील शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। मतलब कि इन्होंने सिंपल सा बता दिया, बहुत ईजी है, मैं तो कहूँगी यही लिख लेना आप, बहुत ईजी, याद भी हो जाएगा। पीला है तो पीला आगे मत हटा देना, पील लिख लेना। ओके, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है किसका विज्ञान है? शिक्षा का विज्ञान, शैक्षिक विज्ञान। ठीक है, क्रो शैक्षिक मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। ओह माय गॉड, देख रहे हो, जन्म से लेके मरण तक, मतलब कि जन्म से लेके मरण तक जो भी कुछ हम सीखते हैं, जो भी हमारे अनुभव हैं, उनकी जो व्याख्या करता है उसको हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान। कौन सा? शैक्षिक। ठीक है, तो क्रो का कहना ये है शैक्षिक मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था मीन्स मृत्यु दर तक के अंदर में जितनी भी जानकारी है, जितने भी अधिगम है, जितने भी अनुभव है, उनकी वर्णन और व्याख्या करता है। ओके, अब हम देखते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान का स्वरूप कि इनके क्या स्वरूप है। शैक्षिक मनोविज्ञान का स्वरूप। शैक्षिक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अनुशासन मतलब कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो क्या? एक वैज्ञानिक अनुशासन है। शैक्षिक मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार को समझने, उसकी भविष्यवाणी करने और उसे नियंत्रित करने पर केंद्रित करता है। अच्छा, मतलब कि आपको अगर साइकोलॉजी का नॉलेज होगा तो आप क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कहते हैं ना कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, साइकोलॉजी ये कहता है, साइकोलॉजी वो कहता है, तो वो कहता है। कहते हैं ना, हम लोग को बचपन में कहते हैं ता है ती है, जब ता है ती है आता है तो विल शैल का यूज़ करते हैं, मतलब कि भविष्य की बात हो रही है बेटा। ठीक है, तो जब ता है ती है आता है तो भविष्य, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भविष्य का ज्ञान या उसे नियंत्रित करने पर केंद्रित, यह डेटा संग्रह के लिए वस्तुनिष्ठ विधियों का उपयोग करता है जैसे अन्य विज्ञानों में किया जाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है और इसलिए सी बात है, प्राकृतिक विज्ञान तो है ये। ठीक है, एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक अपनी जांच करता है
डेटा एकत्र करता है और निष्कर्ष पर पहुंचता है, ठीक उसी तरह जैसे एक भौतिक विज्ञान और जीवन वैज्ञानिक करता है। वैज्ञानिक हो गई है, ठीक है। मतलब कि एक प्राकृतिक विज्ञान है, मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान भी जांच करता है, डेटा एकत्र करता है। मीन्स मतलब कि चीज़ों को वो जब समझता है, जब किसी भी चीज़ की हम जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो जो हम डेटा एकत्र करते हैं, पहले उसकी जांच करते हैं, फिर डेटा एकत्र करते हैं, फिर उसका जब हम सब कुछ समझ लेते हैं, फिर जो हम एकत्र करते हैं, जैसे कि अभी मैंने नोट्स बनाया है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, शैक्षिक मनोविज्ञान लाए, उसके बुक्स लाए, कुछ गूगल की हेल्प ली, फिर उससे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जांची, फिर उसको इकट्ठा किया, फिर उसके बाद मैंने इस नोट्स पे लिखा। जब मैं निष्कर्ष पे पहुंची, उसी तरह है, मतलब कि मैं निष्कर्ष पे पहुंची, तो निष्कर्ष पे पहुंचे बाद मैंने एक नोट्स बना लिया जो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ एज अ पीडीएफ, एज अ वीडियो, ओके। उसी तरह जैसे एक भौतिक विज्ञानी या जीवन विज्ञानी करता है, तो मनोविज्ञान भी वही है, जैसे भौतिक विज्ञान, जीवन विज्ञान, वैसे मनोविज्ञान, ठीक है। आते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। हाँ, बिल्कुल सामाजिक विज्ञान है। अब देखते हैं कैसे, आइए बताते हैं कैसे। जैसे समाजशास्त्री, न्यूविज्ञान, अर्थशास्त्री या राजनीति विज्ञान मानव सामाजिकता का अध्ययन करते हैं, वैसे ही शैक्षिक मनोविज्ञान भी मानव और उनकी सामाजिकता का अध्ययन करते हैं। मतलब कि जैसे और भी, जैसे कहते हैं ना, समाजशास्त्र पढ़ लो तो समाज का ज्ञान होगा, अर्थशास्त्र पढ़ लो अर्थशास्त्र का ज्ञान होगा, राजनीतिक विज्ञान पढ़ लो तो तुमको समाज के बारे में पता चल जाएगा। तो भैया साइकोलॉजी भी पढ़ लो, समाज का अध्ययन हो जाएगा, मैं कहती हूँ, ठीक है। वैसे ही शैक्षिक मनोविज्ञानी भी मानव और उनके सामाजिकता का अध्ययन करते हैं, ओके। आई होप कि आपको क्लियर होगा। प्लीज़ आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद करे तो लाइक शेयर जरूर करें, जिससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भाई इस नोट्स को बनाने में। तो आपकी बस एक कमेंट्स, एक लाइक की नीड्स होती है। हमने, आप सब्सक्राइब मत करो, कोई दिक्कत नहीं, बट कमेंट करोगे ना, वाओ मैम यू आर राइट, तो क्या आपको पढ़ाई हुआ अच्छा लगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना, है ना। थोड़ा सा तो कॉम्प्लीमेंट दे ही सकते हो मुझे, है ना, इतनी मेहनत के लिए। बाकी बातचीत कम हो, हमारी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि पेपर आ रहा है। पेपर पास करने के बाद मुझे नंबर ज़रूर बताइएगा कि मनोविज्ञान में कितना नंबर आया और क्या क्या टॉपिक पूछा था। मैं कोशिश करूँगी फिर नेक्स्ट टाइम मैं वही आपको प्रोवाइड कराऊँ। नेक्स्ट टाइम क्या, आपको तो दोबारा वो पेपर नहीं देना होगा, जो आपके हमारे जूनियर्स होंगे उनके लिए हेल्पफुल होगा। शैक्षिक मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। हाँ, जब एमएड का जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर हो जाएगा, तो मेरे पास जब पेपर आएगा तो मैं उसको भी सॉल्व जरूर कराऊंगी, ठीक है। और मैं कोशिश कर रही हूँ 2025 का भी पेपर अगर मुझे मिल जाता है तो मैं उसको भी, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो भी सॉल्व करा दूंगी। यह तथ्यों को वैसे ही देखता है जैसे वे होते हैं। मतलब कि शैक्षिक मनोविज्ञान सकारात्मक विज्ञान है। कैसे, अब देखते हैं कैसे। जैसे कि वे होते हैं, जैसे बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करता है, जैसा वह होता है, ना कि जैसा होना चाहिए। यह इससे नैतिकता जैसे मानक विज्ञानों से अलग करता है। अच्छा, मतलब कि शैक्षिक मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। यह तथ्यों को वैसे ही दिखाता है जैसे कि होते हैं। अब मतलब कि जैसे कि पेन है, ये तो वैसे ही दिखाएगा ना, ये तो पेन है तो पेन ही तो दिखाएगा। अब जैसे एक बच्चा है, उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो जैसा वह होता है वैसा तो देखिए। अब व्यवहार में क्या होता है, जरूरी नहीं है जो बच्चे इनोसेंट होते हैं उनके पास नॉलेज नहीं होता, दिमाग नहीं होता, और इसी बात बहुत दिमाग होता है। जो विशिष्ट बच्चे होते हैं सामान्य बच्चे के अकॉर्डिंग, उनके पास बहुत दिमाग होता है। बट ये होता है ना कि हमारे समाज उनको इतना ट्रोल कर देते हैं ना, नहीं अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो विकलांग, ये सब नहीं बोलना चाहिए। आपको पता है ये बच्चे और आगे होते हैं, इनका माइंड बहुत तेज होता है नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग। तो भैया यह बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करता है, जैसा वह है ना कि जैसा होना चाहिए। यह इसकी नैतिकता जैसे मानव विज्ञानों से अलग करता है। आते हैं नेक्स्ट, शैक्षिक मनोविज्ञान का एक अनुप्रयुक्त विज्ञान। हे राम। शैक्षिक मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है। यह शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करता है। यह विकासात्मक, नैदानिक और सामान्य और सामाजिक मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों से अंतर्दृष्टि का उपयोग करके विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब कि इसमें क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक के अनुसार हम इसमें विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट, शैक्षिक मनोविज्ञान एक विकसित हो रहा विज्ञान है। अच्छा ओके, सॉरी शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान है जो एक विकसित हो रहा विज्ञान है। यह लगातार नए शोधों के साथ साथ आगे बढ़ता है। देखिए साइकोलॉजी क्या है कि नॉर्मल, मतलब जैसे साइंस है आगे बढ़ रहा है,
है ना। हम देखिए साइंस से आज हम कितने आगे हैं, आजकल हर चीज़ें घर पे बैठे आप कर ले रहे हैं, ये सब किसकी वजह से? साइंस की वजह से। तो वैसे जैसे साइंस बढ़ता जा रहा है वैसे मनोविज्ञान भी बढ़ता जा रहा है। तो ये लगातार नए शोधों के साथ आगे बढ़ता रहता है और नए निष्कर्षों के साथ बच्चों के व्यवहार और स्वभाव की गहराई समझ प्रदान करता है। अब इसलिए सी बात है कि मनोविज्ञान इतना आगे हो रहा है कि अगर जिसको मनोविज्ञान का नॉलेज हो तो वो बच्चे को देख के समझ सकता है कि इसके व्यवहार में क्या कमी है। अब मुझे तो लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्योंकि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, ट्यूशन में आते हैं, तो कहते हैं ना कि आप जो चीज़ मार से नहीं करा सकते, आप वो प्यार से करा सकते हो। तो मैंने ऐसा लगता है ना, मैंने उनके माइंड को हिप्नोटाइज़ किया हुआ है, ठीक है? मैं बच्चों को ना प्यार से, उनकी मतलब उनकी लैंग्वेज में, उनके तरीके से, उनके बिहेवियर में उन चीज़ों को समझाती हूँ और वो अगले दिन से वो बच्चा जो बच्चा नहीं पढ़ रहा होता, जो घर पे होमवर्क नहीं कर रहा होता, मैं उसको इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर देती हूँ कि वो अगले दिन से करके आता है। फिर पेरेंट्स भी बोलते हैं, वाओ मैम, मेरे बच्चे में इतनी चेंजेस कैसे आ गई। तो ये तो मुझे लगता है कि मुझे तो थोड़ा बहुत तो साइकोलॉजी की नॉलेज है, पढ़ाते पढ़ाते कि पढ़ते पढ़ते आई डोंट नो, या फिर बच्चों के साथ ज़्यादा रहते रहते मैं बच्चों को देखते देखते समझ गई कि इस बच्चे में क्या कमी है, क्या इसमें मैं डालूँ, क्या करूँ इसके लिए कि बच्चा पढ़ाई करे। अब हम आते हैं W.A. कैली 1941 ने शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति। आज की वीडियो हमारी थोड़ी लेंथी हो रही है क्योंकि हमारा पेपर पास आ रहा है, इसलिए मैंने इस वीडियो में पूरा मनोविज्ञान को कोशिश किया है कि मैं डिफाइन कर दूं। अदरवाइज इसमें नहीं हो पाता है तो हम पार्ट 2 ज़रूर निकालेंगे। W.A. कैली 1941 ने शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति। पहला, बच्चों की प्रकृति का क्या मतलब कि जो बच्चे हैं उनकी प्रकृति का ज्ञान देना उनको, ये इनकी प्रकृति है। दूसरा, आपका शिक्षक के स्वभाव, उद्देश्यों और लक्ष्यों की समझ प्रदान करना। तीसरा, आपका शैक्षिक मनोविज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों तक पहुंचने के लिए उपयोग की गई वैज्ञानिक विधियों और प्रक्रियाओं की समझ प्रदान करना। फोर्थ है आपका सीखने और सिखाने के सिद्धांतों और तकनीकों की समझ प्रदान करना। विद्यालय विषयों की क्षमताओं और उपलब्धियों को मापने के तरीकों में प्रशिक्षण देना। सिक्स है आपका बच्चों के विकास और वृद्धि तक का ज्ञान देना। बच्चों के बेहतर समायोजन में सहायता करना और उन्हें असमायोजन से बचाने की मदद करना, मतलब कि बच्चे पे ध्यान देना कि बच्चे क्या कर रहे हैं और बच्चे कभी डीमोटिवेट ना हों। भावनाओं के शैक्षिक महत्व और उनके नियंत्रण का अध्ययन करना, मतलब कि भावनाएं, उनके इमोशंस को क्या इंपॉर्टेंस देना, उनके नियंत्रण का क्या है अध्ययन करना। नहीं, आपका सही प्रशिक्षण के सिद्धांतों और तकनीकों को समझ प्रदान करता, मतलब कि सही प्रशिक्षण, जो उनकी सही प्रशिक्षण, उनके जो सिद्धांत, उनकी जो तकनीक है उसमें क्या है, उनको सही राय देना, सही समझ प्रदान करना। अब हम देखते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र। पहला आपका शिक्षार्थी, शिक्षण व शिक्षा प्रक्रिया। शिक्षार्थी की समझ पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उनकी क्षमताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यवहार और बचपन से वयस्कता तथा उनकी विधि शामिल है। मतलब कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें जो पहला शिक्षार्थी है उसमें क्या है, इसमें इनकी समझ पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें उनकी क्षमताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यवहार और बचपन से वयस्कता तक उनकी विधि शामिल है। शिक्षण अनुभव मीन्स टीचिंग प्रैक्टिस, है ना, अनुभव एक्सपेरिमेंट, है ना, एक्सपीरियंस, शिक्षण एक्सपेरिमेंट, ठीक है। विभिन्न विकासात्मक चरणों में उपयुक्त शिक्षा अनुभवों का निर्धारण करने में मदद करता है, जिससे सीखने आसान और अधिक संतोषजनक हो सकता है। मतलब कि जो शिक्षा अनुभव है, अगर आपके पास एक टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, जैसे कि मैंने भी बताया ना कि मैं बच्चों को इतना देखी हूँ, मैं पढ़ाई हूँ बच्चों को, कि मैं बच्चे को देख के समझ सकती हूँ कि उसकी कमियाँ क्या है। तो उस चीज़ का आपको अनुभव होना चाहिए, जो उनके विभिन्न विकासात्मक चरणों में उपयुक्त शिक्षा अनुभव का निर्धारण करने में मदद करता है, जिससे सीखना आसान और अधिक संतोषजनक होता है। जैसे कि मैं अगर बच्चों को समझ पाऊँगी कि उनके अंदर क्या कमियाँ हैं, तो मेरे लिए भी सिखाना आसान और उनके लिए भी सीखना आसान हो जाएगा और संतोषजनक हो सकता है। शिक्षा प्रक्रिया, इसमें सीखने के नियमों, सिद्धांतों का अध्ययन शामिल है, जैसे स्मरण धारण, समस्या समाधान, संकल्पना, निर्माण और प्रभावी शिक्षण के तरीके। मतलब जो शिक्षा प्रक्रिया है मतलब तरीके, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए। और ज़्यादातर हम, अच्छा आप एज ए स्टूडेंट अपना बचपना याद कीजिए। अगर आपको ऐसे आप कोई टीचर है, स्टोरी सुनाया जा रहा है, बुक रीडिंग, बेटा उठो बुक रीडिंग कर लो, बेटा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, नहीं अच्छा लगता है। बट वही अगर टीचर खुद एक्सप्लेन करता है विथ एग्जाम्पल, विथ प्रैक्टिकल, तो वो हमें ज़्यादा मज़ा भी आता है और पढ़ने में
इंटरेस्ट भी आता है। अरे वाह! सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं ना स्टोरी को। देखो सर अपनी फैमिली या फिर सर समाज के थ्रू, किसी भी थ्रू से कोई भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं हम, स्कूल के थ्रू या किसी टीचर पे या खुद पे, बच्चों पे। मैं तो ज़्यादातर बच्चों पे ही ले जाती हूँ कि देखो तुम लोग नालायक हो, तुम लोग ऐसे हो, वैसे हो। फिर बच्चे खुशी होके पढ़ते भी हैं और एन्जॉय भी करते हैं, वो याद भी हो जाता है उनको। मुझे फिर लर्न कराने की भी नीड नहीं होती है। तो जो रटना है ना, किसी चीज़ को रटो मत। मैं कहती हूँ किसी चीज़ को रटो मत, किसी चीज़ को समझो। कुछ चीज़ें होती है रटने वाली, जैसे कि मैथ है। हाँ, मैथ में ये अब a+b² है, ये आप याद करना पड़ेगा आपको। अब ये नहीं, a फिर b फिर स्क्वायर, ये नहीं हो पाएगा। आप इसमें आप समझ नहीं पाओगे। हाँ, क्वेश्चन समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो हम ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, समझना और समझाना है। फोर्थ है हमारा शिक्षण पर्यावरण। पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन करता है, जैसे कक्षा का वातावरण, समूह गतिशीलता, शिक्षण तकनीकी और मार्गदर्शन, ताकि शिक्षण सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। मतलब कि जो शिक्षण पर्यावरण है वो क्या, उनका अध्ययन करता है, जैसे कक्षा का वातावरण, समूह गतिशीलता, शिक्षण तकनीकी और मार्गदर्शन, ताकि शिक्षा सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। अब आते हैं शिक्षक, टीचर। शिक्षक की भूमिका को उजागर करता है, जिसमें आत्मा जागरूकता, संघर्ष प्रबंधन, प्रेरणा और प्रभावी शिक्षण और सफलता के लिए आवश्यक व्यक्तिगत लक्षणों पर जोर दिया जाता है। मतलब जो शिक्षक है उनकी जो भूमिका है क्या उजागर करता है, जिसमें आत्म जागरूकता, संघर्ष प्रबंधन, प्रेरणा और प्रभावी शिक्षण की जो सफलता आवश्यक होते हैं, वो क्या उनके जो व्यक्तिगत लक्षण होते हैं उस पर क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है, प्रेशर किया जाता है, नहीं आप ये समझो, ये आप करो, है ना। अब आता है नेक्स्ट 6, मानव विकास और विधि। शैक्षिक मनोविज्ञान मनुष्य की शारीरिक विधि और उसके शारीरिक, मानसिक, भाषाई, भावनात्मक और सामाजिक विकास का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। मतलब कि जो मानव विकास विधि है, जो शैक्षिक मनोविज्ञान, इसमें क्या करता है, मनुष्य की शारीरिक विधि और उसके शारीरिक, मानसिक, भाषाई, भावनात्मक और सामाजिक विकास के वैज्ञानिक रूप से क्या करता है, अध्ययन करता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। यह मानव विकास और विधि को 4 चरणों में अध्ययन करता है। कौन कौन से चरण, ये जरूर पूछेगा आपसे, ये 1 वर्ड में भी पूछ सकता है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्क अवस्था। यह विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका का भी वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट क्या हमारा 7, मानसिक क्षमताओं और उनका मापन। शैक्षिक मनोविज्ञान मनुष्य के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, मतलब कि जो मानसिक क्षमताएं हैं उनका मापन शैक्षिक मनोविज्ञान मनुष्य के प्रत्यक्ष मीन्स सामने से, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये आपकी क्या है, मानसिक क्षमताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फिलॉसफी क्या है और उसके क्या अर्थ होते हैं, उसके क्या प्रकार है, क्या प्रकृति है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी पढ़ाई आपको कैसी लगी और आपके पेपर कैसे जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।